नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फाइनेंस के सिलेबस को याद करने वाले हैं। बेसिकली मैं जो वीडियो डालता हूँ वो रिलेटेड होता है आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड होता है। तो आज हम लोग पीवाईक्यू सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीवाईक्यू समझने से पहले हम लोगों को सिलेबस को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस जब आप याद रखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें को फिल्टर आउट कर पाते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर आपका कोई पढ़ा रहा है, कोई भी कंटेंट पढ़ा रहा है, जिसमें भी आरबीआई का भी पढ़ा रहा है, नाबार्ड का भी पढ़ा रहा है, सेबी का भी पढ़ा रहा है। तो आप कैसे फिल्टर आउट करोगे कि क्या चीज़ मेरे लिए रेलेवेंट है और क्या चीज़ रेलेवेंट नहीं है? वो आप दो चीज़ से कर सकते हो, या तो सिलेबस से और दूसरा पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू तो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि पहले सिलेबस को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस को याद रखने के लिए ये सेशन हम लोग चालू कर रहे हैं। सबसे पहला सेशन होगा फाइनेंस का। आज मैं आपको फाइनेंस का सिलेबस याद करा दूंगा, और फिर इसके बाद जो आएगा वीडियो उसमें मैं मैनेजमेंट और फिर ईएसआई और लास्ट में जनरल अवेयरनेस को कवर करूंगा। उसके बाद मैं पीवाईक्यू सेशन लाऊंगा, जिसमें कि पीवाईक्यू आएगा, मतलब हर तरह का पीवाईक्यू। जैसे पीआईबी में कितना किस तरह का पीआईबी में किस तरह का क्वेश्चन आता है और कितना डेप्थ में क्वेश्चन आता है, वो सब में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो हम लोग देखेंगे। तो वो बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। तो आप ये समझ लो कि अगले एक महीने में आपको एकदम धमाकेदार भयंकर कंटेंट मिलने वाला है। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लो तो आप फायदे में रहोगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग आज फाइनेंस सेशन को कर रहे हैं, फाइनेंस के सिलेबस को याद करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हम लोग का आज का क्या एजेंडा है कि हम लोग का फाइनेंस का सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है और अपने दिमाग में फीडअप कर देना है। ठीक है, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको आरबीआई द्वारा दिया जाता है नोटिफिकेशन में। आप जब नोटिफिकेशन देखोगे, अब नोटिफिकेशन आएगा आपका अप्रैल लास्ट वीक में, तो आपको इसी तरह का कुछ नोटिफिकेशन में दिखेगा सिलेबस। ये जो आपका सिलेबी है, इसको सिलेबी बोलते हैं। सिलेबस का फुल फॉर्म, सिलेबस का प्लूरल फॉर्म होता है सिलेबी। तो ये जो सिलेबस है, इसको ही आपको याद करना है। तो आपको लगेगा कि यार सिलेबस तो बहुत ज़्यादा थोड़ा देखने में अटपटा है, कैसे इसको याद किया जा सकता है, हर एक चीज़ को याद करना है क्या? तो हाँ, आंसर है कि आपको हर चीज़ याद करना है। तो आप किस तरह से याद करोगे? देखने में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है, ये फाइनेंस है, वो मैं आपको किस तरह से याद कराऊंगा वो आप देखोगे तो आप अच्छा लगेगा आपको। तो ये जो है फाइनेंस का सिलेबस है जो आरबीआई देता है। अब आपका कहना होगा कि देखिए इस बार भी सिलेबस आएगा, तो इस बार का सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा। तो आंसर है कि चेंजेस होगा कितना, 0.1%। और ये भी है कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा ही, हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ जाए, एक आध दो चेंजेस आ सकता है, लेकिन 99.9% ये आपका सेम रहेगा। जब सेम रहेगा तो आप उसको अभी भी याद कर लो, है ना। तो ये जो है फाइनेंस का सिलेबस आपको उसमें दिखेगा, लेकिन मैं आपको इस तरह से फाइनेंस का सिलेबस याद कराऊंगा। ये जो आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट आप ले लेना। ये चार्ट से आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार आप मेरे साथ अगर आप पढ़ लोगे इस चार्ट को, उसके बाद इस चार्ट को आपको देखने का जरूरत बहुत कम है। एक आध बार आप नज़र घुमाओगे, आपको चीज़ याद रह जाएंगी। ठीक है, तो ये अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो भी आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखने के लिए आप एक बार मेरा वीडियो देख लो, फिर बहुत आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ये जो है ये मैनेजमेंट का सिलेबस है। फाइनेंस का सिलेबस ये देखा हम लोगों ने, और ये मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट का अगला वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ फाइनेंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलेबस है इसको पहले मैं आपके मन में डालूंगा। जैसे मन में आपका डाला जाएगा ये चार्ट, तो ये चार्ट आपका कुछ इस तरह से दिखेगा आपके मन में। लेकिन ये चार्ट तब भी आप रख लेना, क्योंकि रिवीजन पर्पज के लिए जब भी आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपके दिमाग से ये चार्ट आप भूल जाओगे, तब ये चार्ट एक बार आप देख लेना। ठीक है, ऑल इन ऑल आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो हम लोग इसको पहले रफ बनाते हैं अपने मन के अंदर। ठीक, जब आप फाइनेंस पढ़ रहे हो और आप जान रहे हो कि फाइनेंस नाम का एक सब्जेक्ट है जो कि आरबीआई चाहता है कि हम लोगों को इसका नॉलेज हो। तो फाइनेंस, चूंकि आरबीआई फाइनेंस को ही देखता है, तो आप जब आरबीआई के लिए काम करोगे तो आपको भी फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो आरबीआई एक्सपेक्ट करता है कि आपको फाइनेंस में कुछ कुछ नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। डीप में नहीं बोल रहा है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला चीज जो फाइनेंस में आता है वो है फाइनेंशियल सिस्टम।
आपने कुछ दिन पहले मेरे से बेसल नॉर्म्स पढ़ा होगा, तो बेसल नॉर्म्स जो था उसमें हम लोग समझे थे कि फाइनेंशियल सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर भी एक है इंडियन इंडियन सिस्टम और एक विदेशी सिस्टम, है ना। एक हो गया इंडियन सिस्टम और दूसरा है विदेशी सिस्टम, तो इसको विदेशी लिख देते हैं। अब आप जब ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम 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 फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आता होगा, तो आपको एकदम क्लियरली अपने मन में ये सवाल का जवाब मिलेगा कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आएगा। तो बैंक आ सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ही होता है बैंक। उसके बाद एनबीएफसी, आप दिमाग लगाइए। उसके बाद क्या होगा, आरबीआई होगा, है ना। उसके बाद आजकल बहुत ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट होने लग गया है, तो ऑनलाइन कुछ स्टफ होगा, ठीक है, ऑनलाइन स्टफ होगा। और जैसे ही बैंक हुआ, एनबीएफसी हुआ और आरबीआई हुआ, ऐसे ही कुछ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, ठीक है। तो ये है जो आपको पढ़ना है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। विदेशी फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ के क्या करेंगे हम लोग? हम लोग तो इंडिया के निवासी हैं, बाहर का पढ़ के क्या करेंगे? क्या करेंगे वही सोचिए, दिमाग लगाइए। कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर बाहर का पढ़ लेंगे ना तो उससे हम लोग को मालूम चलेगा कि क्या ये हम पे खराब इम्पैक्ट डाल सकता है या अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में? उससे हम लोग को क्या लेना देना है। लेकिन अगर पाकिस्तान डूबेगा तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हम लोग का देश में भी आएगा। आपका नेबर का घर में अगर आग लगता है तो वो प्रॉब्लम आप पे भी आ सकता है, वो आग तो आपका घर में भी आ सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग बाहर में पूरा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या हमको इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग विदेशी फाइनेंशियल सिस्टम का देखेंगे डेवलपमेंट, मतलब कि क्या क्या उसमें हो रहा है, ऊपर ऊपर न्यूज डेवलपमेंट देखेंगे, एंड उसका इम्पैक्ट देखेंगे हम लोग पे, इम्पैक्ट ऑन अस, ठीक है। ये चीज हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल सिस्टम में। उसके बाद ये तो हो गया फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद चाहता है आपसे कि आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात कर रहा है और आप बोका बन गए वहां पर। आप आरबीआई में काम करते हैं, आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपको फाइनेंशियल मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, ये सब मार्केट का बात है ना, अक्सर आपको मार्केट में दिखेगा। न्यूज आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि यार शेयर मार्केट अभी डूब रहा है क्योंकि रिसेशन आ रहा है। फिर कभी बोलेगा शेयर मार्केट तो बड़ा हो रहा है। फिर आपको बोलेगा कि कोई आदमी आके पूछेगा कि आपको मालूम है हर्षद मेहता के बारे में, तो आप बोलेगा हर्षद मेहता कौन है, हम तो नहीं जानते हैं। तो आप बोका बन जाइएगा ना। इसीलिए आपको ये सब का बारे में कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए, बहुत नॉलेज नहीं, बेसिक नॉलेज। तो फाइनेंशियल मार्केट में आपको 4 मार्केट दिमाग में रहना चाहिए, ये भी बेसिक, कुछ डीप में नहीं पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले बॉन्ड मार्केट, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, और लास्ट में है मनी मार्केट, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, ये स्टॉक मार्केट को हम लोग कभी कभी इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम इक्विटी लिख देते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि यार स्टॉक तो कहीं सुना हुआ नहीं है, और इसको लिख देता हूँ स्टॉक मार्केट, ये आप समझ लेना कि ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है। इसको आपको याद करना, तो आप किस तरह से याद करोगे? बी एफ एम, फाइनेंस का मास्टर बन जाओ, बी एफ एम। बी मतलब बॉन्ड मार्केट, ई मतलब इक्विटी मार्केट, एफ मतलब फॉरेक्स मार्केट, और एम मतलब मनी मार्केट, ठीक है। ये हो गया फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट। और तीसरा है जनरल नॉलेज अबाउट फाइनेंस। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। हम लोग अब कर रहे हैं जनरल नॉलेज, कुछ कुछ जनरल नॉलेज भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, फाइनेंस का जनरल नॉलेज।
जनरल नॉलेज, जीके। अब जनरल नॉलेज अगर आपको चाहिए तो जनरल नॉलेज दो तरह से होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जनरल नॉलेज दो तरह से होता है, एक कंट्री लेवल पे और एक कंपनी लेवल पे। ठीक है, एक कंट्री लेवल पे, एक कंपनी लेवल पे। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं कंट्री लेवल पे और एक कंपनी लेवल पे। अब सोचिए, आप अपना दिमाग लगाइए कि कंट्री लेवल पे हम लोगों को क्या क्या ही जानना पड़ेगा। आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि कंट्री लेवल में हम लोग को फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज जानना चाहिए। तो आपका दिमाग में आएगा कि बजट। अक्सर आप सुने होंगे मार्केट में बजट जब आता है ना तो भयंकर ही एकदम बातचीत होने लगता है। न्यूज चैनल में बजट, हाँ, सोशल मीडिया में बजट, हर आदमी आ रहा है कि बजट में टैक्स पेयर का पैसा लिया जा रहा है, और लोग बोल रहा है कि इस बार बजट जो बनाया है वो सरकार गरीबों के लिए ही कर रहा है, अमीरों के लिए ही कर रहा है, मिडिल क्लास के लिए तो कुछ करता ही नहीं है। तो इतना सारा फाइनेंस का बात हो रहा है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया बात कर रहा है और आप आरबीआई ग्रेड भी बनने जा रहे हैं और आपको बजट का मालूम ही नहीं है। बजट, हाँ, बजट तो कुछ होता है, क्या होता है मालूम नहीं, आप बुका बन जाइएगा सबके सामने। इसलिए आपको बजट का नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोल रहा है कि पूरा बजट में आप घुस जाइए, ऐसा भी नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि मेन पोर्शन, मेन और मेन ट्रेंड क्या क्या है इस बार का, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बजट हो गया। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए इन्फ्लेशन। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हर एक इंसान के मुंह में इन्फ्लेशन पड़ा हुआ है। तो आप चूंकि आरबीआई ग्रेड बी में जा रहे हो तो आप इन्फ्लेशन का मास्टर होने चाहिए। हर चीज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, कब बढ़ेगा, कब नहीं बढ़ेगा, अभी क्या चल रहा है। हर चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए इन्फ्लेशन के रिलेटेड। तो जहां आपको बजट का मेन मेन चीज याद रखना था, इन्फ्लेशन का आपको हर चीज याद रखना है। इन्फ्लेशन का आपको हर चीज याद रखना है, एवरीथिंग। इसमें बहुत सारा चीज आता है कि इन्फ्लेशन कितना तरह का होता है, वो सब भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बजट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। तीसरा जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब बोलेगा कि ये क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूजन से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं किसको, गरीबों को। जानते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट का सबसे मेन एम, फाइनेंस के क्षेत्र में सबसे मेन एम क्या है, गरीबों को भी बैंकिंग सुविधा पहुंचाना। हर गरीब के गांव में, गांव कस्बा, जहां पर आदमी लोग जानता नहीं है कुछ, वहां पर भी अगर आप बैंक पहुंचाओगे, बैंक का सर्विस को पहुंचाओगे, तभी तो लोग फाइनेंस से जुड़ेगा। अगर एक गांव का कस्बा बैंक जानता है, बैंक जाता है, बैंक का सर्विसेज अवेल करता है, तो वो लोन ले पाएगा, और अगर वो लोन ले पाएगा तो वो ग्रो कर पाएगा, है ना। कोई गांव, कोई कस्बा जहां पर कोई जमींदार है, वो एकदम लोन दे रहा है हाई इंटरेस्ट पे, तो अगर उसके पास नॉलेज होगा कि हाई इंटरेस्ट क्या होता है, नहीं होता है, तभी तो हमारा देश ग्रो कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट और आरबीआई, इन दोनों का मेन एम है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना है, फाइनेंशियली इंक्लूड करना है, फाइनेंशियली सबको इंक्लूड करना है, मतलब बैंक का सर्विसेज सबको पहुंचाना है। सबको, किसको किसको नहीं पहुंचाए वही लोग तो पहुंचाएंगे, जैसे कि गांव कस्बा, हाँ, ऐसा ऐसा जगह जहां पर बिल्कुल भी बैंक सर्विसेज नहीं है, वहां पर जानकारी भी नहीं है, तो वहां तक हम लोग को पहुंचाना है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब चूंकि आरबीआई गवर्नमेंट इस चीज पे बहुत एम करता है, तो कल को दिन हम लोग को भी वहां जाके काम करना है, तो हम लोग को भी यही चीज पे काम करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना जरूरी होता है। और हम लोग देखे थे कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट भी बहुत जरूरी चीज है। हम लोग अपना फाइनेंशियल मार्केट तो देख लिए, तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और उसका ट्रेंड, वो चीज हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग का देश में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल में मान लीजिए कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वहां डूब रहा है, वहां का स्थिति बहुत खराब है, तो वो आपको न्यूज में रहेगा, तब ना आप अपने कंट्री को मैनेज कर पाओगे। तो इसीलिए ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग देश का फाइनेंशियल मार्केट एक बार हम लोग नजर घुमा के देख लेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम है क्या, अरे ये प्रॉब्लम कहीं हम लोग को तो नहीं इंपैक्ट करेगा, अरे हाँ ये तो करेगा, तो फिर आप दिमाग लगाइएगा।
और मान लीजिए कि आप देख ही नहीं रहे कहीं पर, तब तो आप कभी भी एक्टिव नहीं रह पाइएगा। इसीलिए ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब कंपनी लेवल पे आपको क्या क्या चीज नॉलेज होना चाहिए। जब फाइनेंस का बात आता है ना, तो कंपनी में क्या होता है ना कि कंपनी में सबसे पहले होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी फाइनेंस का बात आया और कंपनी लेवल पे बात आया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप कंपनी का औकात पता कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि कंपनी में जब भी फाइनेंस का बात आता है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक कच्चा कच्चा चिट्ठा बोलते हैं ना, काला चिट्ठा बोलते हैं, जो भी होता है ये एकदम कच्चा चिट्ठा ओपन कर देता है किसी भी कंपनी का औकात फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको मालूम हो सकता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या रहता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज। और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है। तो अगर आप कोई कंपनी का प्रॉफिट और लॉस को देख लेते हैं, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, बैलेंस शीट देखते हैं कितना एसेट है कितना लायबिलिटी है, और देखते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ से आ रहा है, आपको पूरा कंपनी के बारे में मालूम चल जाएगा, कंपनी का औकात मालूम चल जाएगा। तो इस चीज के बारे में आपको नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए कि P&L क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ना। एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी रहता है, अकाउंटिंग रेशियो होता है, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, ये बताता है कि कंपनी का मार्केट में क्या स्थिति चल रहा है, पावर है कि नहीं है कंपनी का हाथ में। तो ये जब दो चीज रहता है ना, ये एक क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो, इससे कोई भी कंपनी का आपको औकात मालूम चलता है। तो इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कंपनी का बोला जाए, जानते हो यार ये जो जिंदल है ना, जिंदल का कंपनी में अकाउंटिंग रेशियो जो है ना, पी रेशियो इतना चल रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ पी रेशियो क्या होता है, तो कभी सुने नहीं, तब आप बोका बन जाइएगा नहीं। तो आरबीआई नहीं चाहता है कि आपका आरबीआई का एम्प्लॉय ऐसा बोका बन जाए, इसीलिए आपको अकाउंटिंग रेशियो मालूम होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव नाम का एक बला है, जिसको लोग बहुत हार्ड समझते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। ये स्टॉक मार्केट में पूरा चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने वीडियो डाल चुका है, मैंने वीडियो डाला है, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। तो डेरिवेटिव्स आपको बहुत ज़रूरी है, कोई भी कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट, कंपनी मार्केट, ये समझना डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अक्सर आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं ना डेरिवेटिव्स का नहीं मालूम जानते हैं, मतलब उनको पता नहीं था कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो आप अगर किसी से एक्स्ट्रा बढ़ोगे तो आपको डेरिवेटिव्स मालूम होना चाहिए, है ना। क्या चीज आपको दूसरे से अलग करेगा, डेरिवेटिव्स का नॉलेज आपको दूसरे से अलग करेगा, समझे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन डेरिवेटिव से आता है, तो आपको इसका नॉलेज एकदम दिमाग में होना चाहिए। एक बार तो डेरिवेटिव से क्वेश्चन आया था 15 नंबर का, सोचिए। तो डेरिवेटिव्स हो गया। तीसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, बैंकिंग कंपनी को भी चलाने के लिए आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी वाला, उसमें गवर्नेंस मतलब किस तरह से आप गवर्न करते हैं, तो कंपनी में आप किस तरह से गवर्न करते हैं उसको मेजर करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। जैसे कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि कंपनी का मालिक, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स जिनसे पैसा लिया गया है कंपनी के द्वारा, कंपनी के डेटर्स जिनको पैसा देना है कंपनी के द्वारा। तो इन सब के बारे में अच्छा खासा नॉलेज, इन सबको अच्छे से प्रॉफिट पहुंचाना और सब कुछ देना, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको बैंकिंग सेक्टर के लिए ही सिर्फ देखना है, क्योंकि बाकी सेक्टर आप देख करके क्या ही करोगे। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बैंकिंग सेक्टर आपको दिमाग में रहना चाहिए। और इसके बाद चौथा चीज़ है ऐप। ऐप का मतलब यहाँ मैं लिखता हूँ, ए से आता है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस का टॉपिक है जो आपको याद रख लेना है। पी से आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। और तीसरा आता है प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्राइवेट सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, ये 3 टॉपिक है जो कि क्रूशियल है, इसको एक बार आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। और लास्ट है
अब देखिए, मान लीजिए कि आप सब कुछ जान गए फाइनेंस के बारे में, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो गया, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप कुछ मैनेज कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, इसके बारे में तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो लास्ट में आपको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट याद रखना होगा, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अब चलिए हर चीज़ को एक बार हम लोग दिमाग में डाल देते हैं, वापस से समझ ही लेते हैं। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको इजी पड़ेगा समझना। तो हम लोग फाइनेंस का सिलेबस को याद कर रहे थे। फाइनेंस का सिलेबस क्यों याद करना ज़रूरी है? क्योंकि फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आपसे क्या चाहता है आरबीआई फाइनेंस से रिगार्डिंग? क्योंकि आप फाइनेंस के रेगुलेटर के साथ काम करने वाले हो, तो आपको 3 चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम को ही आपको कहीं न कहीं मैनेज करना है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या-क्या आता है? फाइनेंशियल सिस्टम में आता है बैंक, एनबीएफसी, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई और कुछ ऑनलाइन स्टफ। ये हो गया फाइनेंशियल सिस्टम। अब हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम तो हम लोग देख लिए, विदेशी का देखना ज़रूरी है क्या? तो विदेशी का देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन विदेश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी न्यूज़ चल रहा है, वो क्या अगर हम लोग को इम्पैक्ट कर सकता है, तो हम लोग को देखना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं, विदेशी फाइनेंशियल सिस्टम का। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट का बात आता है, तो फाइनेंशियल मार्केट में आपको 4 मार्केट याद रखना पड़ेगा: बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इक्विटी मार्केट और मनी मार्केट। फाइनेंस का जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में आपको 2 चीज़ के बारे में ध्यान रखना होगा, एक कंट्री लेवल पे और एक कंपनी लेवल पे। कंट्री लेवल पे क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए, आपको खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि बजट, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। चूंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे बड़ा एम है आरबीआई का और गवर्नमेंट का, इसीलिए आपको भी नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का और उसमें क्या क्या न्यूज़ चल रहा है उसका। ये तो कंट्री लेवल पे हो गया। कंपनी लेवल पे देखा जाए तो कंपनी लेवल पे आपको चाहिए कि आपको कंपनी का कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कंपनी का अगर आपको औकात जानना है तो आप कैसे जानोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, अकाउंटिंग रेशियो देखोगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ आता है, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इतना रोल होता है, क्योंकि उसमें आप प्रॉफिट देख पाते हो, बैलेंस शीट देख पाते हो और कैश फ्लो स्टेटमेंट देख पाते हो। अकाउंटिंग रेशियो में बहुत सारा रेशियो आता है जिससे कि आपको मालूम चलता है कि मार्केट में उसका क्या औकात चल रहा है अभी। फिर है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट आपको दूसरों से अलग बनाता है, इसलिए डेरिवेटिव आपको नॉलेज में होना चाहिए। फिर देखिए, आपको जब फाइनेंस का हर चीज़ नॉलेज हो गया, तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को आपको मैनेज करना, हर चीज़ को गवर्न करने के लिए आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस आना चाहिए। उसके बाद ऐप आता है, ए से अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पी से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पी से प्राइवेट सोशल कॉस्ट बेनिफिट। और लास्ट में जब आप फाइनेंस पूरा तरह से समझ गए हैं, तो उसको जो भी रिस्क आएगा उसको मैनेज करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। इसीलिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये जो चार्ट आपके दिमाग में आया है, ये चार्ट मैं फिर से आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है? तो जब फाइनेंस का सिलेबस आप जब देख रहे हैं, तो 3 चीज़ को याद रखना है आपको, जैसे मैंने अभी बताया था: फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंस का जनरल नॉलेज। तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ग्लोबल मतलब विदेशी, तो विदेशी का हमको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। विदेशी में यही ध्यान रखना है कि विदेशी में क्या क्या चल रहा है और क्या वो हम लोग पे इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर इम्पैक्ट डाल सकता है तो एक बार देख लेंगे, और इम्पैक्ट नहीं डालेगा तो क्या मतलब हमको दूसरे से। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या होगा? जब फाइनेंशियल सिस्टम का बात आता है तो आपके दिमाग में क्या क्या खटकता है? सबसे पहले तो बैंकिंग सिस्टम, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद आरबीआई, फिर एनबीएफसी और उसके बाद ऑनलाइन स्टेप कुछ कुछ। तो बैंकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, और क्या क्या न्यूज़ चल रहा है, डेवलपमेंट मालूम होना चाहिए। मतलब कि किस बैंक को अभी लॉन्च किया गया, किस बैंक को परमिशन दिया गया कि वो अपना ऑपरेशन ठीक से कर पाए, किस बैंक का परमिशन छीन लिया गया, वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका भी आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोटा है, कौन सा बड़ा है और क्या क्या ये करता है। कुछ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको तो याद रखना चाहिए, जैसे कि सिडबी, एनएचबी,
एक्सिम बैंक, नाबार्ड, नावीफीड, ये सब को आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ये सब क्या क्या काम करता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, और क्या इंपॉर्टेंस है इसका हमारे देश में। ठीक है। उसके बाद आरबीआई, आरबीआई का आपको फंक्शन मालूम होना चाहिए कि वो क्या क्या करता है, ये आपको डीप में मालूम होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है। फिर एनबीएफसी को हम लोग नॉन बैंकिंग सिस्टम के अंदर पढ़ लेते हैं। और फिर ऑनलाइन स्टेप, आजकल आप लोग देख रहे हो कि गांव और शहर सब जगह डिजिटल पेमेंट बहुत जोर पकड़ रहा है, तो डिजिटल पेमेंट आपको मालूम होना चाहिए। ये सब ऑनलाइन स्टेप के अंदर आ गया। और रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग, आप जो जहाँ भी काम करोगे वहाँ पर आप कंप्यूटर यूज़ करोगे, तो कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम देख लिया हम लोगों ने, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या क्या है, अगर आप आंख बंद करेंगे तो आपको सब चीज़ दिमाग में आएगा। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ये होता है बैंक्स, तो बैंक्स का स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट यानी न्यूज़। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी उसका स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट फंक्शन। कुछ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिडबी, एनएचबी, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, नावीफीड। फिर आरबीआई, आरबीआई का फंक्शन। फिर नॉन बैंकिंग सिस्टम, और फिर ऑनलाइन स्टेप। ऑनलाइन स्टेप में क्या क्या आ जाता है, डिजिटल पेमेंट आ गया, रोल ऑफ आईटी आ गया। ये तो हो गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बाद। अगर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर हम लोग को ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है जो कि अगर हम लोग पे इम्पैक्ट डाल सकता है तो एक बार देख लेंगे। फाइनेंशियल मार्केट देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट बहुत सारे लोग फाइनेंशियल मार्केट में बहुत होशियार बन जाते हैं, तो अगर आप फाइनेंशियल रेगुलेटर के साथ काम कर रहे हो तो आपको होशियार से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए आपको फाइनेंशियल मार्केट का भी हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट याद रखना पड़ेगा। इसको अगर आप शॉर्ट में याद करोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो, बी ए एफ एम, बी ए फाइनेंस का मास्टर। तो बी से आ गया आपका बॉन्ड मार्केट, ई से आ गया आपका इक्विटी मार्केट, ए से आ गया, ए से कुछ नहीं, एफ से आ गया आपका फॉरेक्स मार्केट, और एम से आ गया आपका मनी मार्केट। ठीक है। फिर फाइनेंस का कुछ जनरल नॉलेज आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, जो कि बहुत क्रूशल हो जाता है। तो फाइनेंस का अगर आपको जनरल नॉलेज चाहिए तो दो लेवल पे होगा, एक कंट्री लेवल पे, मतलब होल कंट्री के लेवल पे, और एक आपका कंपनी लेवल पे। कंट्री लेवल पे इन्फ्लेशन सबसे बड़ा चीज़ है, आपको दिमाग में होना चाहिए, और इन्फ्लेशन भी डिटेल में होना चाहिए। फिर यूनियन बजट आता है, यूनियन बजट का आपको ब्रॉड ट्रेंड्स मालूम होना चाहिए, मेन मेन चीज़ याद रहना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन चूंकि आरबीआई का और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एम है, तो वो आपको याद रहना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट भी एक बार आप देख लोगे तो उससे आपको बहुत सारा चीज़ मालूम चल जाएगा। और इंटरनेशनल बैंकिंग भी आप एक बार देख लो, क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत सारे केस में स्विट्जरलैंड, कभी बांग्लादेश, कभी मलेशिया, इन लोगों से टाई अप करता है, तो वो सब चीज़ तो आपको जानना चाहिए। इसीलिए ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का एक बार आपको नॉलेज हो जाना चाहिए। और इंटरनेशनल बैंकिंग आप एक बार देख लो, इसमें भी ब्रॉड ट्रेंड्स यानी मेन मेन चीज़ देखना है आपको। कंपनी लेवल पे, जब कंपनी के लेवल पे फाइनेंस का बात आता है तभी सीधा बात आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब बात आएगा तो आपको बैलेंस शीट, जिसमें एसेट और लायबिलिटी की बात होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ प्रॉफिट की बात होती है, लॉस की बात होती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीन चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए। रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे रेशियो भी आपको देखना चाहिए, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये सब मैं आपको सेपरेट वीडियो में और बताऊंगा, तो अभी उतना चाप लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लो। फिर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स बहुत लोगों को नहीं आता है, अगर आपको आएगा तो आप एज लोगे और आप कुछ एक्स्ट्रा बनोगे, इसीलिए डेरिवेटिव्स आपको बता दिया जा रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं मैनेजर बनोगे तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको करना पड़ेगा, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको देखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, गवर्नेंस मतलब कंपनी को किस तरह से आप गवर्न करते हो। ठीक है। उसके बाद है ऐप, ये फाइनेंस का नॉर्मल छोटा छोटा टॉपिक है। ऐप, ए से ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पी से पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और पी से प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट। और लास्ट में जब आप फाइनेंस का पूरा नॉलेज ले लेते हो तो आपको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि जो भी रिस्क आएगा फाइनेंशियली उसको आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं, वो चीज़ तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये फाइनेंस का सिलेबस याद होना चाहिए, और शायद आपको याद भी हो भी गया होगा। ठीक है। फाइनेंस में तीन चीज़ आता है, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट और जनरल नॉलेज। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होगा, बैंक, आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद और एनबीएफसी और ऑनलाइन स्टफ। और ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत न्यूज़। फाइनेंशियल मार्केट में बी ए फाइनेंस का मास्टर, बी से बॉन्ड मार्केट, ई से इक्विटी मार्केट, फिर मनी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। जनरल नॉलेज में क्या, इन्फ्लेशन, बजट, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल बैंकिंग। कंपनी के लेवल पे देखा जाए तो अकाउंटिंग रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेरिवेटिव्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऐप
और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये हर चीज़ को यहाँ पर कवर कर लिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, 3 चीज़ का बात कर रहा था मैं। फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जनरल टॉपिक्स के बारे में होना चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम, उसके बाद रिसेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबल में क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, आईटी का क्या रोल है बैंकिंग फाइनेंस में, नॉन बैंकिंग सिस्टम जैसे कि एनबीएफसी, डिजिटल पेमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो। जैसे फाइनेंशियल सिस्टम की बात आ गया, फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सा मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट और मनी मार्केट हो गया, इसका फंक्शन, इंस्ट्रूमेंट, रिसेंट न्यूज़, ये सब मालूम होना चाहिए। जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग रेशियो क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद यूनियन बजट क्या क्या है, उसके बाद इन्फ्लेशन क्या क्या है, इन्फ्लेशन आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक बार आप देख लो, ऐप देख लो जैसे कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पब्लिक एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पीपीपी। फाइनेंशियल इंक्लूजन देखना जरूरी है, और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल बैंकिंग भी देख लीजिए। डेरिवेटिव्स जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जब सब जान लोगे तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एक बार देख लोगे। तो चूंकि ये देखने से बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन जब आप इस चार्ट को देखोगे तो इस चार्ट में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कौन सा चार्ट? ये वाला चार्ट। तो ये वाला चार्ट को मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और आप जो भी ये मैं नोट्स पढ़ाता हूँ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का क्या चैनल है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। टेलीग्राम में अगर आप देखोगे तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा कुमार आर्यन टेलीग्राम के नाम से। टेलीग्राम में आप सर्च करो कुमार आर्यन टेलीग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इन फ्यूचर में बहुत अच्छे से कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ अगर आप कमेंट कर सकते हो तो आप थोड़ा कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। अगला वीडियो में मैं मैनेजमेंट देखूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा ईएसआई को। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर।